हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 5 मिनट्सों में मेरे द्वारा आपको होमवर्क में एक प्रश्न दिया गया था जो इस प्रकार है। देखो, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। ठीक है, ये पहले पूछा जा चुका है, 2-3 एग्जाम में ये आ चुका है। तो इसमें देखो ऑप्शन दिए गए थे 16 मार्च 1946 या फिर 16 अगस्त 1946 या फिर 10 अगस्त 1945 या फिर 8 अगस्त 1940। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है देखो 16 अगस्त 1946। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या फिर इसको सीधी कार्रवाई दिवस भी कहा जाता है, ठीक है, मनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा 16 अगस्त 1946। ठीक है, इसके अलावा देखो यदि 1946 का कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखें जिसमें कैबिनेट मिशन का आगमन होता है 24 मार्च। ठीक है, 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, ये तिथि आपने ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि किस वर्ष कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है, इसके अलावा देखो 8 अगस्त 1940 एक महत्वपूर्ण तिथि है। अगस्त प्रस्ताव इस तिथि को आया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव ठीक है आया था 8 अगस्त 1940 को। और अगस्त प्रस्ताव जब आया था तब भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो। ठीक है, लिनलिथगो, ये लिनलिथगो। ठीक है, ये भारत का वायसराय था, ध्यान रखिएगा। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। यदि देखो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब की गई थी, क्वेश्चन आएगा तो कब की गई थी? 24 मार्च सन 1940। ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, और मुस्लिम लीग के द्वारा जो मुक्ति दिवस है, मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो स्वतंत्रता से रिलेटेड हैं, प्रश्न जो डेट पूछी जा सकती हैं आपसे, ठीक है, वो मेरे द्वारा आपको बताई गई। अब देखते हैं आगे आज का पहला प्रश्न। देखो प्रश्न है, किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक माना जाता है? ठीक है, आविष्कारक किसको माना जाता है? देखो, गुरु अमरदास को, गुरु हर राय को, गुरु अर्जुन देव को या फिर गुरु अंगद को। तो इसका सही आंसर क्या है? गुरु अंगद। ठीक है, यदि देखो सिखों की जो गुरु परंपरा थी इसके संबंध में चर्चा करें तो सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव, ध्यान रखिएगा, गुरु नानक देव। ठीक है, सिखों के पहले गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। ठीक है, तलवंडी जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। सिखों के पहले गुरु थे। और सिखों के जो कुल कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे। ठीक है, इसके पश्चात दूसरे गुरु कौन आए? अंगद। ठीक है, गुरु अंगद दूसरे गुरु आए। इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था। ठीक है, गुरुमुखी लिपि जो कि गुरु अंगद से संबंधित, ठीक है, उनके द्वारा शुरू किया गया था। फिर आते हैं देखो अमरदास। ठीक है, फिर तीसरे कौन है? अमरदास। ठीक है, अमरदास, और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? ये देखो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अकबर के समकालीन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अकबर के समकालीन कौन थे? गुरु अमरदास। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण हो गए। इसके अलावा देखो फिर कौन थे? रामदास। ठीक है, चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुरु रामदास क्या थे? चौथे गुरु थे। ठीक है, रामदास। उसके पश्चात देखो रामदास ने अमृतसर शहर, ठीक है, अमृतसर, जो अमृतसर है वर्तमान में, इसकी स्थापना किसने की थी? रामदास ने की थी। ठीक है, उसके पश्चात कौन बने? अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, जहांगीर के समकालीन थे, ध्यान रखिएगा। इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। ठीक है, सच्चा बादशाह इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा अर्जुन देव को किसने? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, खुसरो का समर्थन करने के कारण अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, जहांगीर द्वारा मृत्युदंड। तो जब भी आप 5 मिनट शो की क्लास देखते हो तो आप लोग अपना पेंसिल और कॉपी रखा करो साथ में और नोट किया करो, क्योंकि सारे फैक्ट क्या हैं, सारी जो मैं चीज़ें बताता हूँ लगभग पेपरों में एग्जाम को टच करते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। जो छठे गुरु थे देखो कौन थे? हरगोविंद। देखो आज मैंने गुरु वाला प्रश्न लिया तो सारे हम 10 के 10 गुरु इसमें कवर करेंगे। ठीक है, हरगोविंद। तो इन्होंने सिख सैनिकों को
शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी, ठीक है, शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इन्होंने बोला कि आप शस्त्र धारण करिए, ठीक है, और एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य इन्होंने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, सातवें कौन थे? गुरु हर राय, ठीक है, गुरु हर राय कौन थे? सातवें गुरु थे, गुरु हर राय, ठीक है, हर राय जो कि सातवें गुरु थे। इसके देखो सातवें गुरु हर राय थे, ठीक है। फिर थे देखो आठवें गुरु कौन थे? हरि किशन, ठीक है, हरि किशन थे आठवें गुरु। ये सातवें आठवें, ठीक है। हरि किशन, इनकी मृत्यु किससे हुई थी? चेचक से, ठीक है, चेचक से इनकी मृत्यु हुई थी। फिर नौवें गुरु कौन बने? तेग बहादुर, ठीक है, तेग बहादुर जो कि औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है, और औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया था, ठीक है, मृत्युदंड दिया गया था तेग बहादुर को। और उसके पश्चात कौन बने? गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। जन्म कब हुआ था? 1666, ठीक है, 1666 कहाँ हुआ था? पटना में। मृत्यु कहाँ हुई थी? नांदेड़, ठीक है, नांदेड़ कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो इनके जो महत्वपूर्ण इनका एक आत्मकथा है, कौन सी? विचित्र नाटक, ठीक है, विचित्र नाटक। और सिख जाति को पूर्णतः लड़ाकू सैनिकों के रूप में जो परिवर्तित किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक बंगाड़ी का युद्ध मेरे द्वारा इतिहास में आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, इनकी ओर फतेह शाह के मध्य हुआ था। और साथ ही देखो इनके द्वारा सिखों को 5 वस्तुएं, ठीक है, जिसमें केस था, कंघा था, ठीक है, केस कंघा, ठीक है, कच्छ, कड़ा और कृपाण, ठीक है, ये रखना अनिवार्य बना दिया था, ठीक है। इन्हीं के द्वारा बोला कि ये धारण करिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और खालसा पंथ की इनके द्वारा स्थापना की गई थी 1699 में। तो महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, पहला प्रश्न तो इस प्रकार, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक मानता है? किसको मानता है? गुरु अंगद को, ठीक है। आज का दूसरा प्रश्न है, देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? ठीक है, जन गण मन का गान किया गया था। तो किस अधिवेशन में किया गया था पहली बार जन गण मन का गान? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए, देखो 1911 में किया गया था, या फिर 1896 में, 1907 में, या फिर 1916 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 1911। ठीक है, 1911 की कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन का गान किया गया था। और इसमें इसकी अध्यक्षता किसने की थी? विशन नारायण धर ने, ठीक है, VN धर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। जो 1896 का था, 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, ये भी कलकत्ता में हुआ था। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और यहाँ पर राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया था, जो कि क्या है? वंदे मातरम। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उसके रचयिता। ठीक है, तो उनके द्वारा रचित इस राष्ट्रीय गीत को 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, 1907 देखो, 1907 क्यों प्रसिद्ध है? 1907 का अधिवेशन क्योंकि इस दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। ठीक है, गरम दल और नरम दल, ठीक है, इसमें इसका विभाजन हो गया। और अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। ठीक है, 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। और 1916 का क्यों प्रसिद्ध है? ये हुआ था कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, AC मजूमदार इसमें अध्यक्ष थे। और ये क्यों प्रसिद्ध है 1916 का अधिवेशन? यहाँ पर जो गरम दल और नरम दल था, ठीक है, जो अलग अलग हुए थे, उन पर क्या हुआ? उनका समझौता हो गया और दोनों पुनः एक हो गए। ठीक है, और साथ ही जो कांग्रेस का संविधान था उसमें इसमें परिवर्तन किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 हमारा कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 3 है, देखो, भारत के उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय नहीं है, उच्चतम न्यायालय होगा। प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? तो भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? देखो 28 जनवरी 1950। ठीक है, डेट पूछी जाती है, कई बार ये डेट पूछी गई है पहले। 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था। देखो इसका जो ये किस प्रकार का न्यायालय था? जो संघीय न्यायालय 1935 के
अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 में, ठीक है, उसी का उत्तराधिकारी ये न्यायालय बना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1935 के अधिनियम से ही यह व्यवस्था इसमें ली गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 28 जनवरी 1950 भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। और यदि आप चर्चा करते हैं वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34, ठीक है, यानी कि 33 + 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, जो कि 50वें नंबर के हैं, ठीक है। और ये जो संख्या है 34 पहले कितनी थी, 31, इसको 2019 में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाकर 34 कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो, आज का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। तो पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 243 के, ठीक है, 243 के क्या है, पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है। देखो पंचायतों के संबंध में जो गठन की बात करता है, ठीक है, कि पंचायतें राज्य गठन करेगा, वो है अनुच्छेद 40, जिसको गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में। इसके अलावा यदि 243 देखें तो पंचायतों के समस्त प्रावधान किसमें, 243 में, ठीक है, जिसमें 243A ग्राम सभा के संबंध में, ठीक है, ग्राम सभा की परिभाषा बताता है। 243B में देखो पंचायतों के संविधान के संबंध में उल्लेख है, ठीक है। 243 जो C है वो पंचायतों के गठन के संबंध में प्रावधान करता है। और 243D सीटों के आरक्षण, ठीक है, पंचायत में किस प्रकार का आरक्षण होगा, 243D बोलता है, ठीक है। और देखो कार्यकाल, पंचायतों का जो कार्यकाल होगा 243E के अधीन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 243F क्या बोलता है, अयोग्यता, जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता से संबंध में, ठीक है, 243F हो जाएगा। और 243K देखो बीच में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, पंचायतों की शक्तियाँ 243G में, ठीक है, 243G पंचायतों की शक्तियाँ, और 243K क्या है, 243K में हो जाएगा पंचायतों का चुनाव, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आते हैं, ठीक है, इसको बार बार रिपीट करके आप लोग नोट कर लीजिए। आज का देखो, आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो इसमें कौन सी ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो है देखो यकृत, ठीक है, यकृत, यानी कि इसको लीवर भी कहा जाता है, ठीक है। लीवर क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। लीवर के द्वारा देखो मृत RBC जो होती है उसको नष्ट किया जाता है यकृत के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत है। यदि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि देखें तो कौन सी हो जाएगी, अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय क्या है, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और तीसरा देखो, अग्नाशय में ही इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इसका स्राव होता है, ठीक है, ये स्रावित होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और तो आज की क्लास में देखो इतना ही करते हैं, इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए जो होमवर्क का आज प्रश्न, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिए। ये है देखो, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का प्रावधान है, ठीक है। तो देखो ये सारे भाग हमारे पुनः रिवीजन होंगे। तो आप लोग देखो यदि इस क्लास से जुड़े हैं, द 5 मिनट्स से जुड़े हैं, तो आपको रिवीजन में काफ़ी मदद इसमें मिलेगी, ठीक है। तो इस क्लास का आप लोग PDF ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, और इनको कलेक्ट करते रहिए। इन्हें यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा GS इसमें मैं धीरे धीरे कवर करा दूंगा। देखो यदि 2 महीने क्लास ये चलती है लगातार 60 दिन, तो 60 दिन में आपके 300 प्रश्न, लगभग 1500 प्रश्न इसके माध्यम से आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार करके रखिएगा। जो भी इससे संबंध में फैक्ट आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, किससे संबंधित है, कब क्या जो भी है, ठीक है, आप लोग इसको कलेक्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस प्रश्न का उत्तर और अगले 5 प्रश्नों के साथ। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।